नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं और वो अभी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो में शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी। बस थोड़ी देर पहले पीएम डिफेंस एक्सपो में शिरकत करने पहुंचे हैं और इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आपको बताएं कि वो अभी संबोधित कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर पहले, और आपको यह भी बता दें, कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करने वाले हैं, लोकार्पण भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात की जनता को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 दिनों के गुजरात दौरे पर इस वक्त पीएम की मौजूदगी है गुजरात के गांधीनगर में, जहां डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो रही है और शुभारंभ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यहां कई उद्घाटन किए जाने वाले कार्यक्रम हैं और यह जो पैमाना है पिछली बार की तुलना में बहुत बड़ा है। सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश के लिए 400 से अधिक एमओयू भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। और डिफेंस एक्सपो 2022 18 से 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में आयोजित हो रही है। और सौरभ वक्तानिया का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सौरभ, डिफेंस एक्सपो के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अभी वहां पर है, कितना भव्य आयोजन, कितना होगा इससे फायदा गुजरात के लोगों को? कई योजनाओं की सौगात और सीएम जो है भूपेंद्र पटेल अभी स्पीच दे रहे हैं। बस कुछ ही देर पहले आप पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं कुछ ही देर में उनकी स्पीच आत्मनिर्भर है कि यहाँ पे जिस तरह। सौरभ, आपको हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। और देखिए, डिफेंस एक्सपो में इंडिया का दिखेगा दम, क्योंकि स्वदेशी मशीन पिस्टल, अब अस्मी इसका नाम दिया गया है। आतंकवाद से जंग में यह अचूक हथियार के तौर पर इसको देखा जा रहा है। HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है और यह भी कह सकते हैं कि अब दूर होगी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की किल्लत भी। और अब देखिए कांग्रेस का कमांडर कौन? Whatever judgment they exercise will be in the best interest of the party. We are not enemies, we are friends. तो बरसों बाद आज कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलने वाला है, जहां दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में तय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और 10 से ज्यादा हो चुके हैं, तो शुरुआत तो हो चुकी है। सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था और अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधी टक्कर है। इन दोनों के बीच ही चुनौती है, यानी कोई भी अध्यक्ष बनेगा तो इन दोनों के बीच से ही बनेगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को अपर हैंड माना जा रहा है और इस बार गांधी परिवार की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के लिए अपना अपना दावा पेश किया था, नामांकन भरा था। सोमवार को हुई वोटिंग में करीब 96% मतदान हुआ है। तो 6 तस्वीरों को अभी आपके सामने रख रहे हैं। क्या खड़गे बनेंगे अध्यक्ष? हालांकि संभावनाएं तो इसी ओर हैं। थरूर कितने मजबूत हैं? हालांकि थरूर ने भी पूरी अपनी शक्ति लगाई है, जोर आजमाइश की है और नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है सुबह 10 बजे। अब नया बॉस, बदलेगी ये पार्टी, लेकिन कहा जा रहा है अंदर खाने की रिपोर्टिंग तो खैर मुख्यालय में ही होगी, सोनिया गांधी परिवार के बीच ही होगी। लेकिन सामने 2024 की चुनौती भी है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी इससे पार पाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। अब देखिए, दिलचस्प ये मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी, किसकी क्या शक्ति है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। नजर डालिए, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग कब कब।
शुरुआत करते हैं 1939 से, फिर 50, 77, 97 और यह सिलसिला चलता रहा। जवाहरलाल नेहरू से वो दौर देखा कांग्रेस पार्टी ने, देश ने, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, उसके बाद यह सिलसिला बढ़ता रहा। फिर जेपी कृपलानी भी आए। ये शुरुआती अगर दिनों की बात कर ले, 1950 में देख लीजिए पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू 1951 से 54 के बीच, 1955 से 59 यूएन घेवर रहे, इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी काफी रही। उसके बीच में अब ये देखने वाली होगी। अब सुप्रिया भारद्वाज का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रही हैं। सुप्रिया, किस तरह से अभी नतीजे कब तक आएंगे, क्योंकि वोटों की गिनती अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है, जानकारी के मुताबिक 10 बजे टाइमिंग थी। अब क्या हलचल, किस तरह की चीजें और क्या तस्वीर अपडेट? सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस मुख्यालय के दृश्य दिखाना चाहूंगी आशुतोष अपने व्यूअर्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं गहमा गहमी काफी अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पे तमाम जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ में जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो लोग पहुंच गए हैं। अंदर काउंटिंग शुरू हो गई है। जो टीम है वो 5-5 की, आप देख सकते हैं प्रमोद तिवारी जी यहाँ से जा रहे हैं। बाकी भी जो है पे मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा है और इसके साथ साथ जो लोकल लीडर्स है वो भी, कार्यकर्ता भी जो है वो लोग यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि अंदर जो है 7 पोलिंग एजेंट्स हैं, दोनों ही कैंडिडेट्स के, यानी कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और दूसरी ओर जो है शशि थरूर जी के। अभी जो हो रहा है वो ये है कि सारे बैलेट बॉक्सेस खुले हैं और सारे वोट्स को एक साथ मिला दिया गया है। जो एक खेमा है वो चाहता था कि सिलसिलेवार तरीके से पता चले कि बिहार में कितने वोट पड़े, यूपी में कितने वोट पड़े एक एक कैंडिडेट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बैलेट बॉक्सेस को जो खबर अंदर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि सारे बैलेट बॉक्सेस के जो वोट्स हैं उनको मिक्स कर दिया गया है। सुप्रिया, दो चीजें, 1 बजे के बाद, हाँ, एक तो इसी पे बात कर रहे हैं कि कब तक ये नतीजे, रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, सबकी निगाहें इसी पर होंगी। दूसरी बात, कौन कौन से नेता वहां पहुंच चुके हैं, और तीसरी बात, लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि कई सालों के बाद ये घड़ी आएगी जब गांधी परिवार से इतर कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, सदस्य वो अध्यक्ष पद को सुशोभित करेगा। पहले तो जो रिजल्ट है वो लगभग 1 बजे के आसपास स्थिति क्लियर हो जाएगी और कहा यह जा रहा है कि ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो 4 बजे के करीब जो है यही एआईसीसी मुख्यालय में की जाएगी, लेकिन 1 बजे के बाद जो है वो स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जहां तक आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैसे देखते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी की छाप नजर आती है, क्योंकि जितने भी नेताओं से हमने बात करी उन्होंने कहा है कि हमने जो हक था अपने अध्यक्ष को चुनने का वो कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है। यही ट्रांजिशन फेज की बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें पार्टी ही सुप्रीम है और उसी को लेकर कहा यह जा रहा था कि इसके अंदर अब जो कार्यकर्ता है वो निर्णय लेंगे। राहुल गांधी खुद जो है आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अदौनी पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर और वहां से भी जो है मैसेज कुछ ना कुछ लाउड एंड क्लियर पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए होगा। और इसके साथ साथ जो है जो कनेक्ट है, सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहें, आपका हम दोबारा रुख करते हैं। इस बीच ये भी जान लेते हैं कि किसके दावे में कितनी शक्ति है, कौन कौन मजबूती से उतरा है, क्योंकि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सीधी टक्कर, सीधी चुनौती। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इनमें खासियत है और एडवांटेज इनके पास क्या है और ड्रॉबैक भी क्या हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स की अगर बात कर लें या फिर तमाम जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, उनके मुताबिक जो अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है। तो नजर डाल लेते हैं। I called Mr. Kharge and I wished him well, and I said that, whatever has happened, we remain colleagues and friends. He's a respected elder of mine, and I look forward to working with him after this is over. And he said the same to you, he said, and I'm very grateful. We have to approach this in the right spirit. There is no enmity between us. And in that spirit, I think the Congress party should go ahead. I believe that the revival of the Congress has begun. We are not enemies, we are friends, and we are fighting in one house. This is a united house, and where we are fighting election as per our constitution. There is nothing between him and us, any animosity or anything. We should forget whatever happened. हम लोग विरोधी नहीं है। मैं खड़गे साहब को एक दोस्त की किस्म देखता हूँ, बड़े भाई के जैसे देखता हूँ। वो वरिष्ठ नेता है हमारे पार्टी के
और एक टर्म के लिए लोकसभा में मेरा ही नेता रहा जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, और कई बार खड़गे साहब मुझसे मांग रहा था कि इस विषय पर शशि जी आप भाषण दीजिए, पार्लियामेंट में ये बिल आ रहा है, ये विषय आ रहा है, आप पार्टी के लिए भाषण दे दीजिए। और मैं बहुत नजदीकी सहयोगी था उनका, तो मैं इसी स्पिरिट में मैं देखता हूं, क्योंकि दो महीने पहले जब उसका 80वां जन्मदिन हुआ, मैं उनके बारे में एक अच्छा ट्रिब्यूट लिख के छपा दिया। आप कितना भी शशि थरूर का नाम लीजिए, मैं उससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। मैं उसूलों के लिए लड़ रहा हूं, जिन उसूलों के लिए मैं बचपन से लड़ते हुए आया। और आज अगर इस देश में जो वातावरण बनाया गया है, खास करके बीजेपी ने, उसके खिलाफ हमको लड़ना है, किसी एक दूसरे से नहीं है। हमारी लड़ाई हम सब मिलके इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ना है, मोदी के खिलाफ लड़ना है, वो जो ऑटोनोमस बॉडीज की मिसयूज हो रही है उसके खिलाफ लड़ना है। तो चुनाव परिणाम कुछ भी हो, हम दोस्त रहेंगे, दुश्मन नहीं है, आपसी रिश्ते कायम रहेंगे। इस बीच शशि थरूर के चुनाव प्रतिनिधि अगर सलमान सोज की बात करें तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम उनकी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। उनसे बातचीत की है सुप्रिया भारद्वाज। सलमान सोज, Mr. Soz, what do you have to say? It's the D-Day, counting day. Both the camps members are present here in the AICC headquarters. Your take on it? I think this is a good day for the Congress party in the sense that these elections have happened after a long time. I think this opens up the way for future elections. And I think people will learn from our experience, from our campaign's experience, and they'll try to improve upon that. Let's see what happens. We have heard that today also you have given some complaint to Mr. Madhusudan Mistry. Today we did not give anything, but we have on other days, including yesterday. Not complaints, but, communications. What was they all about? I mean, those, I can't get into specifics. But are you satisfied with the way the elections have taken place? I would say that we can do far better, I guess, in the future, because there's a lot of scope for improvement. But I think everybody was trying. I know the Mr. G's office was trying, and the campaigns were trying very hard. So let's see what happens. आपका experience कैसा रहा? People are saying, खड़गे जी, आप लोगों का campaign बहुत interesting था. Think tomorrow, think through. How was your own experience? तो वोटों की गिनती तो देखिए सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, 1 बजे के आसपास परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस नेता अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं। और प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने उनसे बातचीत की। एक अच्छा लोकतंत्र कहीं है तो कांग्रेस के अंदर है, और कांग्रेस ने इस लोकतांत्रिक लड़ाई को संवैधानिक ढंग से लड़ा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज मतदान की गणना हो जाएगी, देख लीजिएगा। एक तरफ से बचा पाएंगे अपनी जमानत होती है कि नहीं होती इसमें मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से 90% से ज्यादा लोग वोट देंगे खड़गे साहब को। जी हाँ, मैं काउंटिंग एजेंट हूँ। आपका जमानत तो फिर जब्त हो रहा है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक दोस्ताना मुकाबला संवैधानिक रूप से। कांग्रेस ही एक पार्टी है जहाँ पे लोकतंत्र है और चुनाव हो रहा है। भाजपा में होता है चुनाव कहीं। और आपको बता दें, शशि थरूर हों या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके समर्थक भी काउंटिंग एरिया में मौजूद हैं। सभी लोग मौजूद हैं क्योंकि सभी की निगाहें, और बहुत बड़ी बात है उनके करियर के लिए भी। और देखिए प्रमोद तिवारी भी मौजूद है। 90% से ज्यादा वोट से जीतेंगे खड़गे, ये कहना है प्रमोद तिवारी का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। खड़गे थरूर के साथ साथ काउंटिंग एजेंट गिनती में मौजूद हैं। एक प्रोसेस के तहत ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और लेकिन प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, उनकी बातों पर गौर करिए। 90% से ज्यादा मतों से जीतेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी कि एक तरह से पूरी पार्टी का समर्थन खड़गे के पक्ष में दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती जारी है और कुछ ही देर में परिणाम भी आ जाएंगे। हालांकि उसमें अभी थोड़ा वक्त है, लगभग बताया जा रहा है कि 1 बजे के आसपास ये परिणाम रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन नए कांग्रेस अध्यक्ष की चुनौतियां क्या होंगी? रिमोट से चलने की इमेज को तोड़ना होगा, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की चुनावी ताकत का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसी बीच प्रचंड तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब देखिए पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी लाना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर जो भी अध्यक्ष पद की कमान संभालता है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और जानकारी मिल रही है कि लगभग 1 बजे के आसपास परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष आएगा उनके लिए बहुत बड़ा दिन, एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा वक्त आएगा जब गांधी परिवार से इतर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता अध्यक्ष
पद की कुर्सी पर विराजमान होगा। तो 90% से ज्यादा मतों से विजयी होंगे प्रमोद तिवारी का यह कहना है। खड़गे के पक्ष में उनका समर्थन। और आपको बताएं कि शशि थरूर ने भी हालांकि पूरी शक्ति लगाई है, लेकिन दोनों को पता है और स्टेटमेंट्स में भी आप गौर करें, दोनों नेताओं का कहना है कि देखिए चुनावी प्रक्रिया है, खड़ा होना और लड़ना अपनी अपनी बात है, लेकिन कोई भी जीते कोई भी हारे इससे आपसी रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी दोस्त बने रहेंगे। हालांकि शशि थरूर कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं बड़े भाई की तरह हैं, जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब दो तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपने अपने समर्थकों के साथ, और मल्लिकार्जुन खड़गे जब उस दिन मतदान उन्होंने किया वो तस्वीर, और इस तरफ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी मौजूदगी है इस वक्त पार्टी दफ्तर में। तो बरसों के बाद वो घड़ी, कांग्रेस का गैर गांधी अध्यक्ष आज, और चुनाव तय है क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद नतीजे आ जाएंगे। तो ये ऐतिहासिक लम्हा होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, किस तरह से कार्यकर्ता। लेकिन अभी तक के अगर मगर की सिचुएशन को देख लें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में सभी का समर्थन नजर आ रहा है। और अंदर खाने, क्योंकि प्रमोद तिवारी जिस तरह से उनकी छवि है, पार्टी में उनकी पकड़ है, वो बताते हैं कि 90% से ज्यादा वोटों से विजयी होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इसमें दम होगा। लेकिन रिजल्ट होता है, जब तक नतीजे नहीं आते तब तक कुछ भी नहीं कहना उचित। तो कांग्रेस का कमांडर आखिर कौन, क्योंकि दो लोगों के बीच ये टक्कर है, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। उस दिन भी नॉमिनेशन में भी नजर आया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए थे, और साथ ही मतदान के दौरान भी, तब उनके साथ कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी थी, जबकि शशि थरूर के पास जो आम जमीनी कार्यकर्ता थे उनकी मौजूदगी थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा लगातार भारी लग रहा है, चाहे अशोक गहलोत हों या कांग्रेस के और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, उनके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मत पड़ चुका है। तो खड़गे या थरूर, किसकी मुराद मंजूर, थोड़ी देर के बाद ये भी घोषणा। अब हम रुक करते हैं कांग्रेस दफ्तर का। कांग्रेस मुख्यालय में हमारी साथी, हमारी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज जुड़ रही हैं। सुप्रिया, क्या हलचल है, क्या गतिविधियां, क्या तस्वीर, कितना उमंग तरंग जोश आपको देखने को मिल रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि ना सिर्फ पार्टी के लिए, सभी के लिए ये बड़ा दिन है सुप्रिया। लेकिन खड़गे या फिर शशि थरूर की इस जंग में कौन होगा चेहरा, कौन होगा हीरो, थोड़ी देर के बाद ये क्लियर होगा। जी सुप्रिया। आशुतोष, जहां तक कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का सवाल है, ना सिर्फ काउंटिंग एजेंट्स बल्कि अन्य नेता और कार्यकर्ता भी जो है वो लोग यहां पर पहुंच गए हैं मुख्यालय पे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि दोनों ही खेमे ताल ठोक रहे हैं कि उनके जो नेता हैं वो विजयी बनेंगे। ये बात अलग है कि शशि थरूर के खेमे से जो सलमान सोज आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एजेंट हैं, उन्होंने फिर एक बार कहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बहुत ज्यादा स्कोप है कि इसको इम्प्रूव किया जाए पूरे प्रोसेस को, और इसके साथ साथ जो है कांग्रेस पार्टी को और स्ट्रेंथन किया जाए। ये जरूर सब कह रहे हैं कि इतने दशकों, मतलब कि 2 दशकों के बाद लगभग जो है चुनाव हुआ है। पहले भी चुनाव हो रहा था जब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कंटेस्ट किया था, उसके बाद राहुल गांधी ने कंटेस्ट किया था, पर वो यूनानिमस हो गया था, किसी ने उनको जो है वहां पर उनके साथ काउंटर सामने कोई खड़े होकर कंटेस्ट नहीं किया था, इसे यूनानिमस कैंडिडेट राहुल गांधी ही बनके उभरे थे। सो आज जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आपको दिखाना चाहूंगी पूरे दृश्यालय का मुख्य क्या है सीन। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रिया, आप नजर बना के रखें। सियासत का सदाबहार मुद्दा है धर्म, और अब राहुल की पदयात्रा में भी धर्म की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इतना भावनाओं में बह चुके हैं कि राहुल गांधी की तुलना राम से कर डाली। अब जिसके बाद इस पद यात्रा को लेकर नई बहस शुरू हो गई, जो कि लाजमी थी। गांधी जी जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा, ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। एक बयान जिसने एक बार फिर सियासी घमासान मचा दिया है। राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा शुरू की तो मीणा जी को उनमें राम नजर आने लगे।
राहुल गांधी की जो पद यात्रा है वो पद यात्रा ऐतिहासिक पद यात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए, देश में जिस तरह का माहौल है उसको चेंज करने के लिए, जिस तरह की सांप्रदायिकता है, जिस तरह के वातावरण बना दिया, जिस तरह के उस वातावरण को बदलने के लिए। फिर क्या था, कांग्रेस नेताओं के सुर में सुर मिले। नाना पटोले ने राम के रा से राहुल का रा जोड़ दिया। योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है, तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। वो बीजेपी वाले ही अपने नेताओं की करते हैं। हम लोग भगवान है या हम इंसान हैं। हम हमारे राहुल जी एक इंसान है और इंसानियत के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं। इस पदयात्रा में ऋषि मुनि महापुरुष योगी, कांग्रेस का हर नेता इसे अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। अब देखेंगे पद यात्रा जब भी हुआ, चाहे वो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं ने किया हो, चाहे सामाजिक नेताओं ने किया हो या राजनीतिक नेताओं ने, या अगस्त्य मुनि जब उत्तर से दक्षिण गए, या आदि शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आए, 4 मठ का स्थापना उन्होंने की, देश को 2000 साल पहले एक सूत्र में बांधने का काम किया। वहीं यदि राजनीतिक रूप से देखेंगे तो महात्मा गांधी की पद यात्रा कौन नहीं जानता। यदि आध्यात्मिक नेता के रूप में हम स्वामी विवेकानंद को मानते हैं तो उन्होंने देश में 12 साल पद यात्रा की, और वहीं कन्याकुमारी से वो चल के शिकागो पहुंचे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का माथा ऊंचा किया। जिस भारत जोड़ो यात्रा के कसीदे कांग्रेस नेता पढ़ रहे हैं, वो यात्रा बीजेपी को फूटी आंख नहीं सुहा रही है। ऐसे में राम से तुलना ने बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया। आज ऐसे लोग अपनी तुलना श्री राम के साथ करते हैं, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये उनके मानसिकता को दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से राहुल गांधी की तुलना राम जी से करके श्री राम का भी, हिंदू समाज के ऊपर भी उनके भावनाओं को आहत करने वाली बात कर रही है। और एक सवाल ये भी बनता है कि क्या कन्याकुमारी की तुलना लंका से की जा रही है? उधर अयोध्या में भी साधु संत भी राहुल की राम से तुलना पर नाराज है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करना बहुत बड़ी मूर्खता है, निंदनीय है। राहुल गांधी तो राष्ट्रभक्त है भी नहीं रहे, तो राष्ट्र विरोधी है। इसका सारा कार्य राष्ट्र के विरोध में ही चल रहा है। और सीधा रुख करते हैं गुजरात की गांधीनगर का, जहां डिफेंस एक्सपो को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। साथियों, ये आयोजन हम काफी समय पहले करना चाहते थे। गुजरात के लोगों तो भली बात पता भी है, कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, उसके कारण थोड़ा विलंब भी हुआ। जो विदेशों से मेहमान आने थे उनको असुविधा भी हुई, लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों को आकार दे रहा है, तो भारत के 53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इस अवसर पर दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आरंभ होने जा रहा है।
भारत और अफ्रीकन देशों के बीच ये मित्रता, ये संबंध उस पुराने विश्वास पर टिके हैं जो समय के साथ और मजबूत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है। मैं अफ्रीका से आए अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि आज आप गुजरात की जिस धरती पर आए हैं, उसका अफ्रीका के साथ बहुत पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। अफ्रीका में जो पहली ट्रेन चली थी, उसके निर्माण कार्य में इसी गुजरात के कच्छ से लोग अफ्रीका गए थे और उन्होंने मुश्किल अवस्था में हमारे कामगारों ने जी जान से काम करके अफ्रीका में आधुनिक रेल, उसकी नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, आज अफ्रीका में जाएंगे तो दुकान शब्द कॉमन है। ये दुकान शब्द गुजराती है। रोटी, भाजी, ये अफ्रीका के जनजीवन में जुड़ गए शब्द हैं। महात्मा गांधी जैसे वैश्विक नेता के लिए भी गुजरात अगर उनकी जन्मभूमि थी तो अफ्रीका उनकी पहली कर्मभूमि थी। अफ्रीका के प्रति आत्मीयता और ये अपनापन आज भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। कोरोना काल में जब वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया चिंता में थी, तब भारत ने हमारे अफ्रीकन मित्र देशों को प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन पहुंचाई। हमने हर जरूरत के समय दवाइयों से लेकर पीस मिशन तक अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। अब रक्षा क्षेत्र में हमारे बीच का सहयोग और समन्वय इन संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। साथियों, इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम इंडियन ओशन रीजन प्लस की डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी है। इसमें हमारे 46 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। 2015 में मैंने मॉरिशस में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर का विजन भी सामने रखा था। जैसा कि मैंने सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में कहा था, इंडो पैसिफिक रीजन में अफ्रीकी तटों से लेकर अमेरिका का तक भारत का एंगेजमेंट इंक्लूसिव है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है। इतने सारे देशों की उपस्थिति के जरिए विश्व का बहुत बड़ा सामर्थ्य गुजरात की धरती पर जुट रहा है। मैं इस आयोजन में भारत के सभी मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस भव्य आयोजन के लिए गुजरात के लोगों
और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में विकास को लेकर औद्योगिक सामर्थ्य उसे लेकर के गुजरात की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को 4 चांद लग रहे हैं, एक नई ऊंचाई मिल रही है। आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। भारत की सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे, उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी, तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। डीसाना भाइयों बहनों, તમને હું ગાંધીનગરથી અનેક અભિનંદન પાઠવું છું। હવે તો ડીસા વાસણનો બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાનો સિતારો ચમકી રહ્યો છે। इस एयरफील्ड के लिए गुजरात की ओर से साल 2000 में ही डीसा के ये जमीन दी गई थी। जब यहां मैं मुख्यमंत्री था तो मैं लगातार इसके निर्माण कार्य के लिए प्रयास करता था। तत्कालीन केंद्र सरकार को, उस समय जो सरकार थी, उनको बार बार मैं समझा रहा था इसका महत्व क्या है। इतनी सारी जमीन दे दी, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ और फाइलें भी ऐसी बना दी गई थी, ऐसे सवालिया निशान डाले गए थे कि मुझे वहां पहुंचने के बाद भी सही तरीके से सही चीजों को प्रस्थापित करने में भी टाइम गया। सरकार आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। मेरे डिफेंस के साथी, जो भी चीफ ऑफ डिफेंस साहब बने, हर किसी ने मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाई थी और आज चौधरी जी के नेतृत्व में ये बात सिद्ध हो रही है। जितना अभिनंदन डीसा को है, उतना ही अभिनंदन मेरे एयरफोर्स के साथियों को भी है। ये क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। जैसे बनासकांठा और पाटन, उसने अपनी एक पहचान बनाई थी। वो पहचान थी बनासकांठा पाटन गुजरात में सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का केंद्र बनकर उभरा है। वही बनासकांठा और पाटन अब देश के लिए वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। साथियों, किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए भविष्य में सुरक्षा के मायने क्या होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि तीनों सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र में
विभिन्न चुनौतियों की समीक्षा की गई है, पहचान की गई है। हमें इनके समाधान के लिए तेजी से काम करना होगा। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो। ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। तो गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के धाम से दर्शन करके लौट रहे 6 श्रद्धालु जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया और इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन हादसा इतना भयावह था कि हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। किसे मालूम था कि जिन बाबा केदार के जयकारे लगाकर जीवन के सुखमय हो जाने का ख्वाब सजाकर श्रद्धालु निकले हैं, वो बाबा केदार के धाम से महज 2 किलोमीटर भीतर इस तरह कतरा कतरा बनकर गिरेंगे। किसे मालूम था कि भक्ति भाव से सराबोर महादेव के भक्त दर्शन करके निकलेंगे तो इस तरह मलबे में तब्दील हो जाएंगे। ये दहला देने वाला मंजर है। जगह जगह आग का गोला धधक रहा है। हेलीकॉप्टर चकनाचूर होकर जहां तहां पड़ा है। एनडीआरएफ के जवान लोगों के शव इकट्ठा कर रहे हैं, सामान तलाश रहे हैं, पहचान तलाश रहे हैं। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर था। 6 श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन के बाद इसी हेलीकॉप्टर में बिठाया गया था। पायलट को मिलाकर कुल 7 लोग हेलीकॉप्टर में थे। बाबा केदार के धाम से हेलीकॉप्टर गुप्त काशी की ओर उड़ा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया और 7 लोगों की जान चली गई। इस हृदय विदारक हादसे पर मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मुझे इससे बहुत बेहद दुख है। उक्त हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 आदमी सवार थे, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। बाबा केदार के दर पर जाने के लिए श्रद्धालु रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर सेवा की मदद लेते हैं और फिर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हैं। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर गुप्त काशी से केदारनाथ और फिर केदारनाथ से गुप्त काशी का चक्कर लगाता है। मंगलवार को भी यह सिलसिला जारी था। गुप्त काशी से केदारनाथ गया हेलीकॉप्टर वापस गुप्त काशी लौट रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास पहुंचा, तभी हादसा हो गया। यात्री 3 गुजरात के थे, 3 चेन्नई के थे और जो वहाँ पे मौसम खराब हुआ। कई बार एकदम उस घाटी में सडनली फॉग आता है, सडनली, तो उसने वहाँ उस खराब मौसम की वजह से उसने कहीं अपने उसके कंट्रोल को बोला भी है कि मेरे को वापस लौटना पड़ेगा, मौसम खराब है। ठीक है, ऐसा कुछ पता चल रहा है, बट बाकी डिटेल तो जांच ही पता चलेगा। बट प्राइमरीली ऐसा लगता है कि मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा, उसमें आग लग गई और परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं और हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं।
केदारनाथ में मौसम खराब है, पूरी केदार घाटी बादलों की गिरफ्त में है और बर्फबारी हो रही है। डीजीसीए सूत्रों की माने तो खराब मौसम ही हादसे की वजह बना और 7 लोगों की जिंदगी खत्म कर गया। 2013 से लेकर 2022 तक 7 इस तरह के हादसे हुए हैं जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जहां एक तरफ कम्युनिकेशंस और एविएशन सेक्टर उत्तराखंड में तरक्की कर रहा है, नए हेलीपैड बन रहे हैं, नए मॉडल के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, वहीं इस तरह के हादसे सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंकित शर्मा के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक।